नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर रखने की भारतीय जनता पार्टी की पुरानी मांग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर एएमयू के बगल में बनने वाले एक नए विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम मोदी आज अलीगढ़ पहुंचकर राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय की नींव रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अलीगढ़ जाकर जिले के लोड़ा इलाके में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजा विश्वविद्यालय के मॉडल का अवलोकन करेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करके प्रदेश सरकार उस महान हस्ती को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने जीवन के 3 दशक निर्वासित होकर व्यतीत किए। दिनेश शर्मा ने बताया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह साल 1915 में काबुल में स्थापित भारत की पहली प्रोविजन सरकार के राष्ट्रपति भी थे। उस सरकार का गठन विभिन्न अफगान कबीलों के प्रमुखों और जापान समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मदद से किया गया था। खबर अलीगढ़ से है, जहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे। आज अलीगढ़ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के मॉडल का अवलोकन करेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करके प्रदेश सरकार उस महान हस्ती को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने जीवन के 3 दशक निर्वासित होकर व्यतीत किए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में होने वाले पहले क्वाड देशों की समिट की मेजबानी करेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से ये जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा का स्वागत करेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि क्वाड नेताओं की मेजबानी बाइडेन हैरिस प्रशासन की इंडो पैसिफिक संलग्न होने की प्राथमिकता को प्रदर्शित करता है। इस समिट में क्वाड के कामकाज को नई गति देने के लिए व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि क्वाड नेताओं की वार्ता हमारे संबंधों को मजबूत करने पर फोकस होगी। इसमें कोरोना से निपटने, जलवायु संकट का सामना करने, उभरती प्रौद्योगिकी और साइबर स्पेस पर साझेदारी करने और एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों पर आपसी व्यवहारिक सहयोग के आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं। वे यहां जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे और क्वाड समिट में भी हिस्सा लेंगे। क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका 4 देश शामिल हैं। यह एक रणनीतिक मंच है। इसका मकसद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति स्थापित करना है। बता दें कि क्वाड समिट के तहत पहली बार ये चारों नेता मिलेंगे। इससे पहले मार्च में वर्चुअली तौर पर क्वाड देशों की मीटिंग हुई थी। इसमें जो बाइडेन, पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम शामिल हुए थे। देश में हर साल 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी उन भाषाओं में शुमार है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है और समझी भी जाती है। इस अवसर पर आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हिंदी दिवस समारोह और पुरस्कार वितरण का आयोजन किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। गृह मंत्री, राज्य मंत्री नित्यानंद राय, अजय कुमार मिश्र और निशित
प्रामाणिक समारोह में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। हिंदी दिवस पर होने वाले इस आयोजन में अमित शाह के कर कमलों से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। अमित शाह समारोह को संबोधित भी करेंगे। कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों के कारण विगत साल इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका था, इसलिए साल होने वाले समारोह में 2018 से 19, 19 से 20 और 20 से 21 के दौरान राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों आदि को राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट लेख और पत्रिकाएं निकालने वाले संस्थानों को पुरस्कार दिए जाएंगे। बता दें 14 सितंबर 1939 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। गृह मंत्रालय द्वारा हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों और अन्य उपक्रमों आदि को राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। ये कार्यक्रम सुबह 10:40 से विज्ञान भवन प्लेनरी हॉल में होगा। उत्तराखंड में मसूरी में स्थित कैंपटी फॉल में सोमवार को 200 से ज्यादा पर्यटक हादसे का शिकार होते होते बच गए। दरअसल कैंपटी फॉल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद फॉल में अचानक पानी बढ़ गया और यहां पानी की बेहद तेज धार बहने लगी। ये धार इतनी शक्तिशाली थी कि अगर गलती से भी कोई इसकी चपेट में आ जाता तो उसका नामो निशान मिलना मुश्किल था। हालांकि स्थानीय पुलिस को पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद उफान का अंदाजा हो गया था। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तत्काल फॉल में नहा रहे लोगों को सुरक्षित तकनीक से लिया। दरअसल कैंपटी फॉल में सोमवार 4 बजे के आसपास पर्यटक जमकर मस्ती कर रहे थे। बड़ी संख्या में पर्यटक फॉल के नीचे और झील में नहा रहे थे। इन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में हुई भारी बारिश का तनिक भी अंदाजा नहीं था, लेकिन कैंपटी के ऊंचाई वाले स्थानों पर हुई बारिश की जानकारी थाना अध्यक्ष नवीन चंद जुराल को मिल गई थी। वे तत्काल दल बल के साथ कैंपटी फॉल पहुंचे और वहां नहा रहे सैलानियों को झील से बाहर निकाला और आसपास घूम रहे सैलानियों को भी सुरक्षित स्थान पर भेजा। बिहार में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से सजग है। कोरोना में मामलों को कम करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि लोग नियमों का तो पालन करें ही साथ ही वैक्सीन भी लगवाएं। इस क्रम में अब बिहार सरकार ने मेगा वैक्सीन ड्राइव का प्लान बनाया है। वहीं बिहार में रविवार और सोमवार के बीच आए कोरोना के नए मामलों के बाद तीसरे दिन जाकर एक्टिव केसों की संख्या में कमी आई है। 10 सितंबर को बिहार में कोरोना के 73 एक्टिव केस थे। 11 सितंबर को 75 हो गए और बीते रविवार को एक्टिव मरीजों की संख्या 80 हो गई। हालांकि सोमवार को आई रिपोर्ट के अनुसार अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 76 हो गई है। सोमवार को आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सिर्फ 6 नए केस मिले हैं। दरभंगा में 2, गोपालगंज में 1, पटना में 1 और सुपौल में 1 नया मरीज मिला है। वहीं 24 घंटे में 10 लोग स्वस्थ हुए हैं। ज्यादा संख्या में स्वस्थ होने वालों की वजह से ही एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। खबर बिहार से है, जहां बिहार में मेगा वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें तीसरे दिन जाकर कम हुए हैं एक्टिव केस। आपको बता दें कि पहले मरीजों की संख्या 72 थी, उसके बाद 73 एक्टिव केस थे। 11 सितंबर को 75 हो गए और बीते रविवार को एक्टिव मरीजों की संख्या 80 हो गई। हालांकि सोमवार को आई रिपोर्ट के अनुसार अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 76 हो गई है। सोमवार को आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सिर्फ 6 नए केस मिले हैं। दरभंगा में 2, गोपालगंज में 1, पटना में 1 और सुपौल में 1 नया मरीज मिला है। वहीं 24 घंटे में 10 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। ज्यादा संख्या में स्वस्थ होने वालों की वजह से एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आई है।
देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण जहां इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं ऐसे मौसम में लोगों को घरों से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में हल्की बारिश तो कई राज्यों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा और पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के साथ एक दो स्थानों पर अति बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, दिल्ली, पूर्वोत्तर भारत, तेलंगाना, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बताते कि दिल्ली एनसीआर में शनिवार और रविवार को भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया था। पानी भरने के कारण कई इलाकों में लोगों के घरों से निकलना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से लोग काफी परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर में आज होगी हल्की बारिश। आपको बता दें कि कई दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कई राज्यों में हल्की बारिश तो कई राज्यों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा और पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के साथ एक दो स्थानों पर अति बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, दिल्ली, पूर्वोत्तर भारत, तेलंगाना, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में शनिवार और रविवार को भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया था। पानी भरने के कारण कई इलाकों में लोगों को घरों से निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने और विपक्ष पर हमले का हुनर सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मीडिया कार्यशाला का आयोजन भाजपा प्रदेश कार्यालय पर किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा किया गया, जबकि कार्यशाला का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, राष्ट्रीय सह मीडिया प्रमुख संजय मयूख व राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के अलावा सभी प्रदेश प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी, सह प्रभारी, जिला मीडिया प्रभारी, प्रदेश मीडिया संपर्क विभाग के संयोजक, सह संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक व मोर्चों के प्रदेश मीडिया प्रभारी भी शामिल हुए हैं। तो भी हमारी पार्टी में सारा समाज था, सारा समाज है। अगर कोई समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है तो उसे बहुत बड़ी निराशा होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार अगर यह सभी वर्गों का समर्थन नहीं होता तो इतनी बड़ी विजय हमें लगातार नहीं प्राप्त होती। सलमान खुर्शीद का ये कहना है, फाइनल नहीं है पर हो सकता है क्या? नहीं, जिनको चेहरा जिसको बनाना है बनाए, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं बनाना है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि 2022 में विपक्ष की ओर से संयुक्त चेहरा बना करके खड़ा कर देंगे। तब भी ताजनगरी आगरा में आज समाजवादी छात्र सभा जिला अध्यक्ष चिराग तोमर ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी आगरा द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण छात्रों की शैक्षिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ साथ अभिभावकों की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा है। वहीं छात्र नेता अनुज प्रताप यादव ने कहा कि जिन छात्र और छात्राओं की छात्रवृत्ति को रोक दिया गया है, उन छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति जल्द से जल्द दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम समाजवादी पूरे जिले में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। देखिए, आज हमने ज्ञापन दिया है जो
जो गरीब शोषित छात्रों की जो फ्री एडमिशन हुआ करते थे महाविद्यालयों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, वो सरकार ने ख़त्म करने का काम किया है। सब ख़त्म करने का काम किया है। हम उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। दूसरा, जो दलित और शोषित बच्चों की जो फीस में वृद्धि करी है, जो छात्रों की फीस में वृद्धि करी है, उसके विरोध में। देखिए, समाजवादी छात्र सभा हमेशा छात्रताओं की बात करती आई और करती रहेगी। आज चिराग सिंह तोमर जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने छात्रों की फीस में वृद्धि, स्कॉलरशिप जैसी तमाम समस्याओं को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है राज्यपाल जी के नाम। ज्ञापन छात्र संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि बच्चों से पूरी फीस ली जा रही है, जबकि पहले छूट रहती थी, अतः उस पर ध्यान दिया जाए। और उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में ये भी कहा है कि जो स्कॉलर है, बच्चों को वजीफ़ा है, उस समय से हम। फरीदाबाद के गांव मुजेड़ी और नीमका में हुए भ्रष्टाचार के मामले को आप भूले तो नहीं होंगे, जिसमें जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए वीडियो सरपंच, ठेकेदार और पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम सचिव के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की हुई है। लेकिन मामले की 4 महीने से भी अधिक का समय बीत चुका है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि इसी मामले को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ग्राम सचिव खुद अपने मुंह से सारे गुनाहों को कबूल कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब तिगांव एसीपी सुरेंद्र से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार पंचायती राज के अधिकारियों को इस पूरे मामले के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा, लेकिन इसके बावजूद भी वह लोग पूरे दस्तावेज पेश नहीं कर रहे हैं। ये मुकदमा दर्ज हुआ था, अप्रैल में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुजेड़ी के सरपंच है, वीडियो है, सेक्रेटरी है और 4-5 अन्य लोगों के खिलाफ गबन का मामला था। इसके ऊपर जांच चल रही है। एक आदमी अरेस्ट हो चुका है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर जो था वो अरेस्ट हो चुका है, बाकी अभी अरेस्टिंग बकाया है। इसमें मेन कुछ गबन के बारे में रिकॉर्ड्स वगैरह हमें इकट्ठा करना था, उसमें लगे हुए हैं। मैक्सिमम रिकॉर्ड इकट्ठा हो चुका है, 1-2 दिन में और हो जाएगा। उसके बाद तुरंत मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब अवंतिका कॉलोनी में किराए पर रह रहे छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल जनपद के सिविल लाइन थाना इलाके के अवंतिका कॉलोनी में रहने वाले छात्र ने कमरा बंद करके फांसी लगा ली। सुबह से कमरा नहीं खुलने पर जब मकान मालिक को शक हुआ तो उन्होंने तुरंत कमरा बंद होने की सूचना 112 पर दे दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो बाथरूम में छात्र का शव लटका हुआ था। पुलिसकर्मियों ने मामले की जानकारी तुरंत ही पुलिस को आला अधिकारी को दे दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शव को फांसी के फंदे से उतारकर पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लड़के ने सुबह से दरवाज़ा नहीं खोला था, तो जब मैं कहीं से आया था तो मैंने देखा कि दरवाज़ा उसने नहीं खोला है। उसके बाद में मैंने 112 पर फ़ोन कर दिया। 112 आई थी, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक लड़का बाथरूम में फांसी लगाए हुए। सहारनपुर में एक बुजुर्ग ने बीजेपी विधायक पर प्लॉट का कब्जाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विधायक की शिकायत की है। दरअसल हकीकत नगर निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग सतीश कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर रामपुर मनिहारान सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र कुमार पर आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग सतीश कुमार ने कहा कि स्थानीय अधिकारी पूरी तरह से विधायक के दबाव में हैं और सुनवाई नहीं करते हैं। वह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से धमकियां देते हैं। खबर सहारनपुर से है, जहां बीजेपी विधायक पर लगे हैं गंभीर आरोप। सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है बुजुर्ग सतीश कुमार ने। दरअसल हकीकत नगर निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग सतीश कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर रामपुर मनिहारान सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र कुमार पर आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग सतीश कुमार ने कहा कि स्थानीय अधिकारी पूरी तरह से विधायक के दबाव में है और सुनवाई नहीं करते हैं। वह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से धमकियां भी देते हैं। ये मेरे पिताजी स्वर्गीय रामस्वरूप निम जी के नाम से एक वाद लंबित चला आ रहा है
और आज भी ये जो वाद है वो हाई कोर्ट में विचाराधीन है और उसमें हमारा कंफर्म स्टे माननीय उच्च न्यायालय ने हमको दिया हुआ है, क्योंकि ये मामला 35 साल पुराना है और इसको आज के समावेश में जोड़कर मेरे खिलाफ, मेरे शुभचिंतकों के द्वारा इसको एक मेरे खिलाफ षड्यंत्र के रूप में प्रस्तुत। देश दुनिया की अब तक की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।